Hello friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology NEET guru from त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। इस चैप्टर में बेटा आगे हमने पढ़ा किडनी, नेफ्रॉन, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, वो सब पढ़ा। बट एग्जैक्टली हम बोलते हैं बेटा नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, यानी किडनी में एक ऐसा पार्ट है जो यूरिन बनाने के लिए हेल्प करता है और वो है नेफ्रॉन। पर एग्जैक्टली बेटा हमने स्ट्रक्चर तो पढ़ा जिसमें बॉमेन कैप्सूल होगा, रीनल टिब्यूल्स था बेटा, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले। पर एग्जैक्टली ये सब जो पार्ट है बेटा उसके फंक्शन क्या है वो ये टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो यहां पर आपको मैंने एक पूरा चार्ट दिया हुआ है, नेफ्रॉन बनाया हुआ है बेटा, और नेफ्रॉन के अंदर आप देख रहे हो बेटा, नेफ्रॉन के अंदर बेटा आप देख रहे हो ये है बॉमेन कैप्सूल, ये है बेटा पीसीटी, ये पार्ट जो है बेटा वो लूप ऑफ हेनले, ये क्या है बेटा डीसीटी, ये क्या है कलेक्टिंग टिब्यूल्स। अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूं बेटा, यहां पर जो एरो मैंने पिंक कलर से बनाए हैं और एरो बाहर की तरफ है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा? जो एरो बाहर की तरफ है बेटा वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि फिल्ट्रेट में से ये सारे सब्सटेंस कहां जा रहे हैं बेटा? ब्लड की तरफ जा रहे हैं या फिर आसपास के टिश्यू में जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल टिश्यू। याद रखना बेटा, इंटरस्टिशियल टिश्यू। और जो एरो बेटा अंदर की तरफ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा ब्लड से फिल्ट्रेट में वो सारी चीजें जा रही है या फिर आसपास के टिश्यू में से होके वो सब फिल्ट्रेट में जा रहे हैं। अब यहां पर मैं फिल्ट्रेट बोल रहा हूं। ये एक चीज बेटा यहां पर आपको ये जानना जरूरी है कि जब बेटा ब्लड फिल्टर होगा तो सोच लो कि 100 ml ब्लड फिल्टर हुआ, पर वो 100 ml ब्लड फिल्टर होके 100 ml यूरिन कभी नहीं बनता। यूरिन बनता है बेटा ऑलमोस्ट 1% ऑफ द ब्लड फिल्ट्रेशन, यानी 100 ml ब्लड फिल्टर हुआ तो 1 ml यूरिन बनेगा, यानी बाकी सारी चीजें बेटा ब्लड में वापस चली जानी भी जरूरी है। ओके, और यहां जो आता है बेटा इसको हम फिल्ट्रेट बोलते हैं, यहां पर जो होता है उसको हम फिल्ट्रेट बोलते हैं, यूरिन नहीं बोलते। यूरिन कब बोलते हैं? जब एट द एंड कलेक्टिव जो डक्ट है बेटा, कलेक्टिव डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, उसमें से जब बाहर निकलता है बेटा जो फ्लूइड, उसको हम यूरिन बोलते हैं। और वो आगे चल के कहां जाता है बेटा? कैलाइसिस में जाएगा, कैलाइसिस में से होके रीनल पेल्विस में जाएगा और रीनल पेल्विस में से होके बेटा वो यूरेटर में जाएगा। क्लियर बेटा? तो ये यूरिन है। या बीच में हम कभी यूरिन नहीं बोलेंगे, बीच में हम क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेट बोलेंगे। याद रखना बेटा, जब भी वो पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले में है फ्लूइड, उसको हम फिल्ट्रेट बोलेंगे। एट द एंड बेटा वो यूरिन बनाएगा। तो अब बेटा हम 1 by 1 पार्ट लेंगे कि पहले पीसीटी में क्या होगा, फिर लूप ऑफ हेनले में क्या होगा, फिर डीसीटी में क्या होगा। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं बेटा पीसीटी। आपको क्लियर दिख रहा है यहां पर पीसीटी है, ये प्रॉक्सिमल कन्वोलेटिव टिब्यूल्स। तो फंक्शन ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल्स में क्या होता है बेटा? तो वो देखिए कि यहां पर हैज द सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल, वो भी हमने पढ़ा था बेटा स्ट्रक्चर में। जो पीसीटी होता है बेटा उसके अंदर सेल कैसे होते हैं? सिंपल क्यूबॉइडल सेल, जिसके अंदर ब्रश बॉर्डर होता है। ब्रश बॉर्डर यानी बेटा बहुत सारे ऐसे माइक्रोविलाई होंगे, जितने माइक्रोविलाई ज्यादा उतना सरफेस एरिया ज्यादा, जितना सरफेस एरिया ज्यादा बेटा उतना रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा। नियरली ऑल असेंशियल न्यूट्रिएंट्स, यानी बेटा सब न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, जो भी न्यूट्रिएंट्स यहां से बेटा फिल्टर हुए हैं, नियरली ऑल न्यूट्रिएंट्स रीएब्जॉर्ब होकर वापस ब्लड में चले जाएंगे। 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर, यानी बेटा 70 to 80% सोडियम, क्लोराइड, पोटाशियम, सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर आर रीएब्जॉर्ब, यानी बेटा ये सारी चीजें ब्लड में वापस जा रही है, इसलिए उसको हम बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। याद रखना बेटा, इसको हम बोलेंगे रीएब्जॉर्प्शन। यानी यहां पर मैं एक लाइन लिख दूं कि जो भी बेटा ब्लड में वापस जा रहा है उसको हम बोलेंगे रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन होगा बेटा ये। और जो चीज ब्लड में से फिल्ट्रेट के अंदर जा रही है ये उसको हम सिक्रीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? सिक्रीशन बोलेंगे। तो अब देखो यहां पर पीसीटी में अब क्या हो रहा है? तो इन पीसीटी H+, अमोनिया एंड सम अमाउंट ऑफ पोटाशियम। अब पोटाशियम का यहां बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है बेटा कि पोटाशियम, कई सारे डॉक्यूमेंटेशन ऐसे भी बोल रहे हैं, कई सारे बुक में ऐसा भी है कि पोटाशियम रीएब्जॉर्ब होता है।
पोटाशियम रीएब्जॉर्ब भी होगा यहां से और पोटाशियम सिक्रीटेड भी होगा। तो देखो बेटा H+ अमोनिया एंड पोटाशियम आर सिक्रीटेड इनटू द फिल्ट्रेट। ये सारी चीजें बेटा फिल्ट्रेट में जा रही है बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ द HCO3-। HCO3- कहां जा रहा है बेटा? तो ब्लड में। अब यहां से आपको एक चीज पता चलनी चाहिए कि यहां पर क्या हो रहा है बेटा, ब्लड में से H+ फिल्ट्रेट में जा रहा है, यानी फिल्ट्रेट क्या हो रहा है? एसिडिक हो रहा है। इसीलिए बेटा यूरिन भी स्लाइटली एसिडिक होता है। और फिल्ट्रेट में से HCO3- कहां जा रहा है बेटा? ब्लड में जा रहा है। दैट मीन्स ब्लड स्लाइटली अल्कलाइन होगा। इसीलिए बेटा यूरिन का पीएच एसिडिक होता है, दैट इज अराउंड 6, और ब्लड का पीएच बेटा होता है 7.6, स्लाइटली अल्कलाइन। क्लियर बेटा? और ये जो दो है बेटा H+, K+ और HCO3-, वो सब क्या करते हैं? इट हेल्प टू मेंटेन आयनिक बैलेंस एंड द पीएच बैलेंस। हो गया बेटा ये हो गया प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। उसके बाद देखते हैं बेटा लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले का ये जो पार्ट है वो है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये ऊपर जा रहा है वो है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो बेटा जो डिसेंडिंग पार्ट है, डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले, इट इज परमिएबल टू वाटर एंड इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। याद रखना बेटा जो नीचे आ रहा है वो वाटर के लिए परमिएबल है पर इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमिएबल है। उसका मतलब क्या हुआ बेटा? यहां से वाटर बाहर आता जाएगा, देखो मैंने बनाया हुआ है, वाटर बाहर आएगा। अब सोचो कि जब फिल्ट्रेट नीचे आ रहा है तब वाटर बाहर निकल जाएगा, और अगर किसी भी सॉल्यूशन में से आप वाटर को हटा दो बेटा थोड़ा थोड़ा, तो वो सॉल्यूशन क्या होता जाएगा? कॉन्सेंट्रेटेड होता जाएगा। तो यहां पर देखो, सो द फिल्ट्रेट गेट कॉन्सेंट्रेटेड एज इट मूव डाउन, यानी बेटा जैसे ही फिल्ट्रेट नीचे आएगा उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? क्योंकि पानी हम बाहर निकाल रहे हैं। तो ये डिसेंडिंग पार्ट में से बेटा वाटर बाहर निकल जाएगा, और जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे आएगा उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। नाउ असेंडिंग पार्ट है जो ऊपर जा रहा है बेटा, वो इससे उल्टा फंक्शन कर रहा है। यहां पर वाटर इम्परमिएबल होगा और इलेक्ट्रोलाइट परमिएबल होंगे। परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट और इम्परमिएबल टू वाटर, मतलब यहां से वाटर बाहर नहीं निकलेगा, यहां से NaCl बाहर जाएगा। उसका मतलब बेटा जब ऊपर जाएगा सोडियम क्लोरीन वो सब बाहर निकल जाएंगे। दैट मीन्स जैसे ही फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रहा है, सो फिल्ट्रेट गेट डाइल्यूटेड एज इट मूव अपवर्ड। तो बेटा ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो डाइल्यूटेड होगा। उसका मतलब क्या हो बेटा? जब वो नीचे आता है, अब नीचे जब आएगा लूप ऑफ हेनले, तो लूप ऑफ हेनले कहां होता है? मेड्यूला के रीजन में। तो मेड्यूला के रीजन में बेटा मेड्यूला के आसपास का जो टिश्यू है उसको बोलते हैं बेटा मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और ये जो मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है बेटा उसमें हाई ऑस्मोलारिटी मेंटेन करता है। रीएब्जॉर्प्शन इज वेरी मिनिमम इन दी असेंडिंग पार्ट में, बहुत कम रीएब्जॉर्प्शन होता है बेटा। प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द हाई ऑस्मोलारिटी, मतलब बेटा यहां पर NaCl निकलने की वजह से ये पार्ट में मेड्यूला के ये पोर्शन में मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ऑस्मोलारिटी बढ़ जाएगा, हाई ऑस्मोलारिटी होगा। क्यों ऐसा सब कुछ होना है? क्योंकि हमें यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना है। तो ये पॉइंट भी बेटा हम आगे डिस्कस करेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म में। आपको अगर यहां से आगे जाना है तो काउंटर करंट मैकेनिज्म आप देखोगे बेटा तो आपको पता चल जाएगा क्यों मेड्यूला के रीजन में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है। तो यहां पर भी बेटा असेंडिंग पार्ट जो है उसमें बहुत मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है, उसकी वजह से बेटा मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है, यानी हाई ऑस्मोलारिटी होगी बेटा। तो ये हो गया बेटा हमारा पीसीटी और ये हो गया लूप ऑफ हेनले। अब बात करते हैं बेटा डीसीटी की। तो डीसीटी आप देखो, ये रहा डीसीटी, उसमें से NaCl रीएब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर रीएब्जॉर्ब हो रहा है, HCO3- रीएब्जॉर्ब हो रहा है। पर ये सब रीएब्जॉर्प्शन होगा, यहां पर एक लाइन इंपॉर्टेंट लिखी हुई है बेटा, कंडीशनल वाटर एंड द सोडियम रीएब्जॉर्प्शन। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स बेटा, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन मतलब बेटा यहां कोई ऐसी कंडीशन है तभी वाटर और सोडियम रीएब्जॉर्ब होंगे। तो ये कंडीशन क्या है? तो यहां पर बेटा कंडीशन है इन दिस सेगमेंट aldosterone, दैट इज ADH। ADH का फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। aldosterone जो है बेटा वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, मतलब डायूरेसिस का मतलब है बेटा ज्यादा यूरिन फॉर्म होना, एंटी डायूरेसिस का मतलब है बेटा कम यूरिन, लो अमाउंट ऑफ यूरिन फॉर्म करना। तो यहां पर ये हार्मोन क्या करता है? यूरिन कम प्रोड्यूस करता है। एंटी डायूरेटिक है मतलब वो यूरिन को ज्यादा बनने नहीं देता। दैट मीन्स वो क्या करेगा बेटा? वाटर NaCl सब ब्लड में चला जाएगा तो यूरिन फॉर्मेशन कम ही होगा। ओके, वो क्या करता है बेटा? और
H प्लस के प्लस एंड अमोनिया आर सिक्रीटेड इन द फिल्ट्रेट, वो भी बेटा H प्लस के प्लस और अमोनिया क्या होंगे बेटा, फिल्ट्रेट के अंदर सिक्रीटेड होंगे बाय रीएब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 माइनस। तो अगेन बेटा यहां पर देखो ब्लड में जा रहा है HCO3 माइनस, यानी ब्लड अल्कलाइन होता जाएगा, फिल्ट्रेट में जा रहा है H प्लस, तो फिल्ट्रेट अभी भी एसिडिक होता जाएगा। तो ये पार्ट में भी बेटा मेंटेन आयनिक एंड पीएच बैलेंस होगा। पर आप देखो यहां से क्या हो रहा है बेटा, पोटाशियम जो है वो फिल्ट्रेट के अंदर जा रहा है, मतलब एक ऐसा पार्ट है जहां से पोटाशियम बॉडी में से लॉस होता है। अगर ज्यादा अल्डोस्टेरोन रिलीज हो गया तो ज्यादा पोटाशियम लॉस होगा। इसीलिए बेटा, इसीलिए ये पार्ट जो है कलेक्टिंग टिब्यूल्स, वो क्या करते हैं, देखो पोटाशियम को वापस ब्लड में ले लेता है। ओके, यानी यहां से पोटाशियम जो लॉस होगा बेटा वो वापस कंपेंसेट हो जाएगा और H प्लस कहां जाएंगे बेटा, फिल्ट्रेट के अंदर, तो फिल्ट्रेट और एसिडिक होगा। दैट्स वाई बेटा यूरिन जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा एसिडिक होता है। अब कलेक्टिंग डक्ट की बात करते हैं, कलेक्टिंग टिब्यूल्स, इट इज अ लॉन्ग डक्ट एक्सटेंडेड फ्रॉम कॉर्टेक्स टू मेड्यूला। पीसीटी डीसीटी कॉर्टेक्स में थे, लूप ऑफ एंडले मेड्यूला में थे। ये जो पोर्शन है बेटा कलेक्टिंग टिब्यूल्स, वो कॉर्टेक्स से लेके मेड्यूला तक होगा बेटा। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब फ्रॉम दिस सेगमेंट एंड यूरिन बिकम कॉन्सेंट्रेटेड। यहां से क्या होगा बेटा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इज रीएब्जॉर्ब होगा, ज्यादा से ज्यादा बेटा यहां से वाटर रीएब्जॉर्प्शन होगा। तो जैसे जैसे नीचे आता जाएगा और यहां एंड में बेटा यूरिन फॉर्मेशन होगा, यूरिन फॉर्मेशन यहां एंड में होगा और वो कैसा होगा बेटा, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन यहां फॉर्म होगा। क्यों ऐसा होता है बेटा, तो यहां पर एक चीज लेकर हमने बेटा यूरियोटेलिज्म में भी पढ़ा था, यूरिया इज एंटर इनटू इंटरस्टिशियल स्पेस। देखो यहां से यूरिया बेटा बाहर निकल रहा है और कहां आ रहा है, इंटरस्टिशियल स्पेस में। आपको यहां पर भी ये डायग्राम में मैं बता रहा हूं, ये रहा बेटा, ये यूरिया यहां पर आ रहा है और ये है बेटा इंटरस्टिशियल स्पेस। ये जो नीचे यहां मैं आपको येलो कलर से बनाऊं बेटा, ये जो पोर्शन में येलो कलर से बना रहा हूं, ये पूरा पार्ट है बेटा मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। क्या बेटा बोलते हैं, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल स्पेस। तो यहां पर यूरिया रिलीज होता है, तो यहां पर क्या होगा बेटा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। जब यहां कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या होगा बेटा, ऑस्मोसिस का प्रिंसिपल याद कर लो। ऑस्मोसिस में क्या होगा बेटा, जैसे पानी निकला बाहर यूरिया निकला, यूरिया निकला तो बाहर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा। जब बाहर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा बेटा तो वाटर कहां से कहां जाएगा, अंदर से बाहर जाएगा, क्योंकि वाटर का एक प्रिंसिपल है ऑस्मोसिस का बेटा, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। अगर बाहर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो अंदर से पानी बाहर निकलेगा और जितना ज्यादा पानी बाहर निकलेगा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। ओके, और वाटर क्या होता जाएगा बेटा, बाहर निकलता जाएगा और आप देखो तो यूरिन कैसा होता जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड होता जाएगा। तो ये पार्ट में भी बेटा H प्लस और K प्लस का बेटा सिक्रीशन और रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो इसीलिए बेटा इसको भी हम बोल सकते हैं ये पार्ट भी आयनिक और पीएच बैलेंस के लिए हेल्प करता है। क्लियर बेटा, वापस एक बार सारी चीजें फटाफट रिवाइज करते हैं बेटा। तो यहां पर और क्या होगा बेटा, देखो पीसीटी पार्ट है, डीसीटी है, लूप ऑफ एंडले है और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। पीसीटी वहां से सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स रीएब्जॉर्ब होंगे, सबसे ज्यादा वाटर इलेक्ट्रोलाइट 70 to 80% रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे। H प्लस NH3 पोटाशियम ये सब क्या होंगे बेटा, सिक्रीटेड होंगे। HCO3 माइनस भी बेटा रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो ये पार्ट क्या करेगा बेटा, आयनिक और पीएच बैलेंस के लिए हेल्प करेगा। डिसेंडिंग पार्ट है वो वाटर के लिए परमिएबल है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमिएबल है। जैसे जैसे बेटा फिल्ट्रेट नीचे आता जाएगा वो कॉन्सेंट्रेटेड होता जाएगा। ये पार्ट जो है बेटा असेंडिंग पार्ट, वो इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल है, वाटर के लिए इम्परमिएबल है। तो जैसे जैसे बेटा फिल्ट्रेट ऊपर जाएगा वो अगेन क्या होता जाएगा बेटा, डाइल्यूट होता जाएगा। डीसीटी में आएगा तो यहां पर बेटा कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होगा, यानी अल्डोस्टेरोन की हेल्प से वाटर और सोडियम रीअब्जॉर्प्शन होंगे, पर साथ में H प्लस और K प्लस भी यहां पर बेटा सिक्रीटेड होंगे, अमोनिया भी सिक्रीट होगा। और कलेक्टिंग डक्ट में बेटा सबसे ज्यादा वाटर रीअब्जॉर्प्शन यहां से होगा और जो यूरिन बनेगा बेटा वो मोर एंड मोर कॉन्सेंट्रेटेड होता जाएगा और यहां पर बेटा यूरिया बाहर निकलेगा और वो यूरिया क्या करेगा बेटा, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में हाई ऑस्मोलारिटी मेंटेन करेगा। उसकी वजह से बेटा यूरिन ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा और वो टॉपिक हम पढ़ेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म में। क्लियर बेटा, तो ये सारा हो गया बेटा फंक्शंस ऑफ रीनल टिब्यूल्स। क्लियर बेटा, अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।